हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 5 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद है। और साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो याद रहे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। कौन सा? तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। अगर चौथा की बात करें तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिए लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दादा भाई नेहरूजी। याद रखिए दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है कि इन घटनाओं का सही काल अनुक्रमिक कीजिए, यानी सबसे पहले कौन और सबसे लास्ट में, ये करके आपको दिखाना। ठीक है, तो यहाँ बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पर देखा है तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह हो जाएगा। अगर संथाल विद्रोह की बात करते तो ये हुआ था 1855 से 56। सिपाही विद्रोह का अगर हम बात करते तो ये हुआ था 1857 से 58। उसके बाद हम नील विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1859 से 60। और दक्कन दंगा की अगर हम बात करते तो हुआ था 1875। ठीक है, तो 4-2 पहले होगा, तो 4-2 तो देखा जाता है यहाँ पर 2 ऑप्शन में लिखा है 4-2। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद आपका 1 आएगा नील विद्रोह, यानी 4-2-1, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। कहाँ से किया था बताइए, इसका राइट आंसर कौन होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी बैरकपुर से किया था। याद रखिएगा बैरकपुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1885 में। याद रखिए 1885 में बंगाल का काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कराची सत्र 1931। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का था 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। किसने पेश किया था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉन एडम्स ने पेश किया था। जॉन एडम्स ने पेश किया था। कब किया था, तो याद है 1823 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो सबसे पहले याद है कि नील दर्पण को लिखा किसने, तो दीनबंधु मित्र ने। कब, तो याद रखिए 1858 से 1859 की बात है। और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मधुसूदन दत्त। याद रखिएगा मधुसूदन दत्त ने इसे अंग्रेजी में क्या किया है, अनुवाद किया। तो सबसे पहले नील दर्पण किसने लिखा, तो दीनबंधु। याद रखिएगा। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया तो मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, के.एम. पन्नीकर। याद रखिए के.एम. पन्नीकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है, यानी किसके द्वारा लिखा है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। याद रखिए स्वामी विवेकानंद। साथ साथ ये भी याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए इनको नरेंद्र दत्त के नाम से जाने जाते थे। नरेंद्र दत्त के नाम से जाने थे। और सबसे बड़ी बात है भी आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। तो कुछ तो रीजन हुआ कि 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है,
किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नल सलीमन के नेतृत्व में। याद रखिएगा कर्नल सलीमन के नेतृत्व में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है, यानी किसे माना जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। याद रखिए लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है। और कब से कब वायसराय रहे? तो याद रखिए इसका इसका 1880 से 84 तक ये क्या रहे? वायसराय के रूप में कार्यकाल किए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 14 की तरफ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन। याद रखिए लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है। और लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? तो याद रखिए 1931 से 36 तक। याद रखिए 1931 से 36 तक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। याद रखिए दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा गाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। याद रखिए अरुणा आसफ अली के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली का या सिक्का, एक नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान। याद रखिएगा टीपू सुल्तान जो हैदर अली के क्या थे? बेटे थे। और टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शेर के नाम से ये जाने जाते। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? ठीक है। किस आंदोलन के दौरान ये आपसे पूछा गया? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? किस तिथि तक होनी थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 30 जून 1948। 30 जून 1948। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। कैबिनेट मिशन भारत आया था, आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा मार्च का महीना था। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको सही बताना है कि कौन सा इसमें सही है? तो इसमें से उपयुक्त में से सभी क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। सभी के सभी इसमें क्या है? सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शुंग काल में। याद रखिए दोस्त शुंग काल में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसमें भी आपको राइट बताना है कौन सा कथन इसमें राइट है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। याद रखिए किसके काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये आपको बताना है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 कहता है निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शनी जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चारवाक। याद रखिए उसको चारवाक कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। किसने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए जो तुगलक वंश से संबंधित है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिल्ली पर किस सुल्तान ने शासन किया था, किस वंश ने। तो याद रखिएगा तुगलक वंश है। सबसे कम तो खिलजी वंश। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। तो किससे संबंधित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा चिकित्सा से क्या है संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली या दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए किसको जाना जाता है। तो याद रखिए बी इज द करेक्ट आंसर होगा शेख नसरुद्दीन महमूद को। याद रखिए शेख नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। याद रखिए इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर सब्जियों की तो इसको ओलोरेडी कल्चर में हम लोग सब्जियों को क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। और कीटों को एंटोमोलॉजी में। याद रखिए कीटों को एंटोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता इक्को मार्क। इक्को मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इक्को मार्क जो प्रतीक है आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से क्या है संबंधित है। यानी ऑप्शन बी इस क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए बी इस करेक्ट आंसर। यानी पेट्रोलियम जो होगा एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष वर्ग आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम। यानी 0 से 6 आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वैशाली जिला। याद रखिएगा वैशाली जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, ये आपसे पूछा है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मित्राब गुहा हॉकी से संबंधित। ये गलत है। मित्राब गुहा जो हॉकी से नहीं बल्कि शतरंज से संबंधित है। ये शतरंज से संबंधित है। बाकी सभी आपका सही है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, अनिल लेखरा पैरा निशानेबाजी से और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से। लेकिन मित्रा गुहा जो हॉकी से नहीं बल्कि शतरंज से संबंधित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36 समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, ये आपको बताना। दृष्टि की बात किया जा रहा आंख। तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका सी होगा रेटिनॉल होगा जो विटामिन ए का रासायनिक नाम। याद रखिए जो विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित आपको बताना है किससे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों से। याद रखिए दिव्यांग व्यक्तियों से क्या है संबंधित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 38 यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नवंबर 1945 में। यानी के नवंबर। तो याद रखिए 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अगर पूछा इसका मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस। अब पेरिस कहाँ है तो याद रखिएगा फ्रांस में। कहाँ है पेरिस फ्रांस में। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। विष्णुपद जो मंदिर है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये गया में। कहाँ है तो ये गया में स्थित है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्रथम
स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। याद रखिए धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया है? किस मंत्रालय द्वारा पूछा जा रहा था? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। याद रखिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सुपर कंप्यूटर यानी परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया? यानी सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति है इसको कहाँ स्थापित किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र। मिस्र किस महादेश में? तो याद रखिए अफ्रीका महादेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी स्पेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन आपको असत्य बताना है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, बल्कि 16वें स्थान पे, 16वें स्थान पे, अंतिम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर वर्ष 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 36वां रैंक प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य ये बताना है। ठीक है, तो गोल्ड बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, राइट है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, भी राइट है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब, ये गलत, दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार जीता। याद रखिएगा तीसरी बार ये जीता। ठीक है, तो आपका ये गलत पूछ रहा है आपका, क्या सत्य कौन है? तो ये आपका सत्य होगा, तो डी भी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्न में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49। किस विभाग में पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? ये आपसे पूछा जाए तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सेल, जिसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है अस्थि यानी बोन्स है, आपको बताना अस्थि यानी बोन्स क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, एक तरह क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है ये? अस्थि क्या होता है? एक तरह का संयोजी उत्तक होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है पीत का निर्माण होता था, आपको बताना है पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा यकृत में होता है। इसका स्टोर कहाँ होता है? तो गोल ब्लाडर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का जो हृदय जो होता है किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये होगा पेरिकार्डियम के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। याद रखिए पेरिकार्डियम के द्वारा घिरी रहती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 54 की तरफ। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चीड़ से। याद रखिएगा चीड़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता था, किसको कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपका 20 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर
56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? किस अंग के उदाहरण है? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असमजात अंग के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्न में किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग करता? समय का 2 बार उपयोग करता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तुरंत कैसे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब समय, यानी यूनिट इसको 2 बार हो गया, यानी एस इंटू एस। याद रखिएगा, यानी त्वरण 2 बार क्या करता है? समय के इकाई को 2 बार यूज करता है। याद रखिएगा। चलिए आगे अशासित भी याद रखिएगा। त्वरण जो होता है ये सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि या त्वरण कहते हैं किसी, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी v माइनस यू अपॉन टी होता है, ए इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 कहता है बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या था? याद रखिएगा, ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और न्यूटन के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी गति का जड़त्व के कारण। याद रखिए, गति के जड़त्व के कारण क्या होता है? कोई जो जब गाड़ी रुकती है तो इंसान आगे की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी धारा को डीसी धारा निर्दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको रेक्टिफायर कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? अब सबसे पहली बात है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² है। तो किसको दुगना करना है? तो वेग को। तो वेग यहाँ देखिए क्या स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि गतिज ऊर्जा जो होगा वो 4 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी में लिखा उसकी गति ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रदीप्त कहलाता है, ल्यूमिनस कहलाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है उत्तल लेंस। अब जब उत्तल लेंस की बात है तो ये पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? पॉजिटिव इंडिकेट करता है, तो इसकी क्षमता भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। लेकिन अवतल लेंस होता तो निगेटिव लिया जाता है और उसका क्षमता भी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि होता तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच को विभानता यानी पोटेंशियल को क्या करता है? ये मापने का काम करता है। उसी तरह से एमीटर का काम क्या है? ये धारा को मेजरमेंट करता है और विद्युत परिपथ में इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विद्युत जनित्र यानी जनरेटर की बात कर रहा है का सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है ये आपको बताना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिए इसको बोलते हैं हम लोग सी, यानी राइट आंसर आपका सी यानी संघनन होता है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जो गैस से द्रव में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, उसको कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67। पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो उसको अंतरान्विक बल कहते हैं। याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अंतरान्विक बल किस में होता है? तो ठोस में होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, सबसे कम क्या होता है? गैस में होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है दो असमान, ये घनत्व लिखा हुआ, घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पृथक्करण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? तो याद रखिए जल का जमना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, बाकी सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता पूछा है कि नाइट्रोजन की संयुक्ता कितना है अमोनिया में? तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 कहता है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो देखिए इसका स्टार्टिंग होता है के से, तो KLM इस तरह से होता है। ठीक है, तो नाभिक की बात किया तो सबसे नज़दीक कौन होता है? के कक्षा होता है। राइट आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि के जो कक्षा होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? किस विधि दो? याद इस पर क्या करेंगे हम? जस्ता की एक परत चढ़ा देंगे, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, यानी जस्ता की एक परत चढ़ाने से लोहे में जंग नहीं लगता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी C20H42। तो ये जो एल्केन ग्रुप का है मेंबर है, एल्केन ग्रुप का ये मेंबर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार पटेल। याद रखिएगा सरदार पटेल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बी हो जाएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में। याद रखिए भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा। याद रखिएगा मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और रक्षा जो आता है ये आता है आपका संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, और दंड विधि जो है ये आते हैं आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1992 में बनाया गया था। याद रखिए 1992 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ठीक है, तो याद रखिए 2 वर्ष तक। याद रखिए 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आंतरिक तथा आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो है ये राज्य के अधीन है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वोट देने का अधिकार। वोट देने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1/3। याद रखिएगा 1/3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर पर डी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? तो अरस्तु ने। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति की आय द्वारा। याद रखिए प्रति व्यक्ति की आय द्वारा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद रखिएगा। चलिए
आप प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो याद रखिए 1951 से 1956, याद रखिए 1956 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रगण्य जिला कौन है, सबसे आगे जिला कौन सा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रोहतास। ठीक है, सबसे शिक्षित जिला भी क्या है, रोहतास है, चाहे पुरुष की बात करें चाहे महिला की बात करें, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 कहता है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। याद रखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बायोगैस। याद रखिएगा बायोगैस संयंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने व्याख्या की थी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आर्यभट्ट ने। याद रखिएगा आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्यों नहीं सुन सकते, इसका रीजन बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, यार जो हम बात करते हैं तो यानी ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 कहते हैं निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। क्या पूछा, इनमें कौन सा एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मानक समय। याद रखिएगा मानक समय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है स्वाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, स्वाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अफ्रीका में। याद रखिएगा अफ्रीका में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, तो यहाँ पर तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लेकिन किसी में लद्दाख, ऐसे तो लद्दाख तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील यह बताना। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए उलर झील। और उलर झील ये कहाँ है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरुआत की है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 कहता है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दामोदर नदी। याद रखिएगा दामोदर नदी। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा नागपुर में। नागपुर कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कहाँ, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है किस बायोगैस में सबसे कम तापांतर का मतलब है टेम्परेचर में डिफरेंस, किस बायोगैस में सबसे कम तापांतर तापों का अंतर पाया जाता है, तो बताना आपको राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सदाबहार वर्षा वन बायो में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है, ये आपसे पूछा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी चीन। याद रखिएगा राइट आंसर कौन होगा, तो चीन होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।
और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।